वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 29 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल धौलावीरा के बारे में है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा रामप्पा टेम्पल के बारे में, जो बना इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और उसके बाद 40वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है धौलावीरा को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। इस साइट के इंक्लूजन के बाद इंडिया सुपर 40 ग्रुप में शामिल हो गया है, मतलब ऐसे देशों की सूची में आ चुका है जिनके पास 40 या उससे अधिक अप टू 49 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अच्छी बात है, इंडिया के लिए खुशी की बात है। इसके पहले कि आगे बढ़े, लोकेशन देखिए धौलावीरा की। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स हमने एक्सकेवेट की हैं उनकी लोकेशंस। यहां पर जो सबसे पहली साइट एक्सकेवेट की गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इंडस वैली के आसपास या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास डेवलप हुई थी। इसमें जो पहली साइट एक्सकेवेट की गई थी दैट वाज हड़प्पा, इसीलिए कई बार इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह दिया जाता है। यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज मोहनजोदड़ो, ये है कोटदीजी, ये है चनुद्रो। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट धौलावीरा। धौलावीरा देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि गुजरात में है, तो लोकेशन तो आप स्पॉट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है। देखिए धौलावीरा एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो आपको हड़प्पन एरा की सिटी के रूप में मिलती है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इतना तो मैप में देख के भी समझ में आ रहा था। ये साइट कुछ ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स में से है जो 3rd to mid 2nd मिलेनियम बीसी से बिलोंग करता है और उसे वेल प्रिजर्व रखा गया है। इंडिया काफी काम करता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके मेंटेनेंस में। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी इसका टाइम तो विवादित है, लेकिन जो एक सर्वसम्मति मिलती है, लाइक यहां पर देखिए मैप में आपको बताया गया 2600 to 1900 बीसी, लेकिन जो ज्यादा कंसेंसस है वो 2500 to 1750 बीसी पे है। ठीक है, खैर साइट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करता रहता है, तो ये ड्यूरेशन है, उसी दौरान ये सिटीज डेवलप हुई थी। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो लगभग 1000 से ज्यादा हड़प्पन साइट्स हमें मिली हैं, उनमें ये छठी सबसे बड़ी साइट है। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा आसान सा है, मे बी आप जानते भी हो। आप बताइएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सबसे बड़ी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये छठी सबसे बड़ी है धौलावीरा, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे ये साइट जो है इसे 1968 में डिस्कवर किया गया था और जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम था जगतपति जोशी। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जेपी जोशी याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का नाम तो याद है ना, जिन्होंने टोटल रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे, ये जगतपति जोशी हैं। यहां पर देखिए दो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, मंसार और मन्हार। बरसात के मौसम में पानी आ जाता है तो पानी भरा रहता है। फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको एक फोर्टिफाइड सिटाडेल मिलेगा, एक मिडिल टाउन मिलेगा, एक लोअर टाउन मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज हैं वो यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक होता था सिटाडेल और दूसरा होता था लोअर टाउन। सिटाडेल में ऐसा माना जाता था कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स थी या जो बड़े लोग रहते होंगे ऑब्वियसली वो वहां पे रहते होंगे और कॉमन लोग यहां पर लोअर टाउन में रहते होंगे। लेकिन जो धौलावीरा है इसकी एक खास बात यह है कि ये सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन, रदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिटाडेल, मिडिल टाउन, देन लोअर टाउन। तो ये 3 का जो डिवीजन है वो आपको धौलावीरा में मिलता है, जो कि ज्यादातर सिटीज में नहीं मिलता। वहां 2 का डिवीजन मिलता है, सिटाडेल और लोअर टाउन। जो वॉल्स बनाई गई थी, सिटाडेल जो फोर्टिफाई किया गया है, या फिर जो टाउन्स में हमें वॉल्स मिली हैं वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की मिली हैं, जबकि ज्यादातर सिटीज में जो आईवीसी से बिलोंग करती हैं वहां हमें मड ब्रिक्स मिली हैं, वो भी बेक्ड, पकी हुई। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रहे हैं धौलावीरा के। वाटर मैनेजमेंट यहाँ का बहुत ही बेहतरीन था। हमें वहां पर एक रॉक कट वाटर रिजर्वायर भी मिला है, जो दिखाता है कि इनका वाटर मैनेजमेंट काफी बढ़िया था। मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म था, स्टोन का काफी अच्छा इस्तेमाल करते थे ये, और इनका बरियल स्ट्रक्चर भी काफी स्पेशल होता था। एक्सकेवेशंस में हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कॉपर, स्टोन, ज्वेलरी के फॉर्म में है, टेराकोटा, गोल्ड और आइवरी के बने हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कॉपर स्मेल्टर्स के भी रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि धौलावीरा में रहने वाले लोग मेटलर्जी में एक्सपर्ट थे। ये ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग का भी हब हुआ करता था, जहाँ पर शेल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि अगाटे, अगाटे को देखिए आप सुलेमानी पत्थर भी बोलते हैं ना, उससे बनी हुई ज्वेलरीज मिलती हैं। ये भी पता चलता है कि टिम्बर का एक्सपोर्ट किया करते थे। डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन आईवीसी की सिटीज के डिक्लाइन का कई सारा कारण हो सकता है, अभी पता तो नहीं है क्लियर, बट एक रीजन ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। यहां पर वही रीजन बताते हैं। मेसोपोटामिया के साथ धौलावीरा के अच्छे लिंक्स थे, ट्रेड लिंक्स। कहते हैं कि मेसोपोटामिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई
जिससे धौलावीरा की इकोनॉमी भी प्रभावित हुई और धीमे धीमे यहाँ के लोग माइग्रेट करने लगे। उन्होंने अपना बड़ा मार्केट खो दिया, जिससे उनकी जो माइनिंग इंडस्ट्री थी वो भी खराब हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, स्पोर्ट सब कुछ बुरी तरीके से प्रभावित हुआ जब मेसोपोटामिया का मार्केट पूरी तरीके से गिर गया। तो 2000 बीसी के आसपास सीवियर एरिडिटी मतलब पानी की कमी को भी फेस किया धौलावीरा ने। सरस्वती रिवर सूखने लगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया गंगा के किनारे। कुछ लोग महाराष्ट्र भी चले गए। इस तरीके से जो साइट थी वो धीमे धीमे खत्म हो गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट धौलावीरा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिप्लाई किया एक क्वेश्चन को पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा टोटल 371 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा चुके हैं अंडर गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम पूरे देश में। यह स्कीम किस लिए है? देखिए, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो यंगस्टर्स हैं, हम उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग ऐसी दें कि उन्हें जॉब मिल सके। शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल, अब इसे एक साथ मत पढ़िएगा, शॉर्ट टर्म जॉब मत पढ़िएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म अलग है, जॉब ओरिएंटेड अलग है। तो शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते थे माइनॉरिटी यूथ को, ताकि वो ऐसे स्किल अवेल कर सके कि उन्हें आसानी से जॉब मिल जाए। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत। स्कीम जो है वो जो क्राइटेरिया डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके आधार पर चलता है। और यहां पर एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी यानी कि PIA है जो इस काम को इफिशिएंटली करती है। इसमें यह प्लान है PIA के द्वारा कि जो भी लोग ट्रेनिंग लेंगे उनमें से 70% को तो हम जॉब दिलवा देंगे। मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है 3 महीने तक जब वो ट्रेनिंग ले रहे हों, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 महीने तक और स्टाइपेंड दिया जाता है प्लेसमेंट होने के बाद भी, ताकि वो एक सस्टेनेबल इनकम अवेल कर सकें और वापस से जॉब में जा सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निमोनिया के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिपोर्ट किया है कि जो इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चों की मौत होती है उसमें निमोनिया 16.9% यानी कि लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है, कॉज बनता है। इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए ये सेकेंड हाईएस्ट कॉज बन जाता है। ऑब्वियसली जो पहला है दैट इज प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाता है या जन्म के वक्त उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, उस वजह से भी बच्चे की मौत हो जाती है, ये पहला कारण होता है। और दूसरा निमोनिया। निमोनिया क्या है? ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो लंग्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। इसे न्यूमोकोकल डिसीज भी कहा जाता है। कोई भी ऐसी डिसीज जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है या फिर न्यूमोकोकस से होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, उसे न्यूमोकोकल डिसीज कहा जाता है। मतलब इस बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज को न्यूमोकोकल डिसीज बोलेंगे। तो अब हमने निमोनिया से पूछा कि भाई तुम होते क्यों हो, कारण क्या है तुम्हारे होने का? तो बोले हम बैक्टीरिया से हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है। बोले हम वायरस से भी हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई। बोले हम फंगई से भी हो जाते हैं। हमने कहा रुक जा भाई, थम जा, थोड़ा सब्र कर ले। मतलब इसका कोई सिंगल कॉज नहीं होता, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हो जाते हैं, ये उनका कारण होता है। स्प्रेड कैसे होते हैं? कॉन्टेजियस होता है ये। कफिंग या स्नीजिंग जिसको हुआ है उसे हो रहा है तो सामने वाले को फैल सकता है। बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होता है या कंटेमिनेटेड सरफेस से भी ये फैल सकता है। सिम्टम्स में कफ जो फैलम के साथ हो, पस, फीवर, चिल और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, ये सिम्टम्स होते हैं इसके। वैक्सीन, देखिए जो बैक्टीरिया से होता है उसके लिए तो हमारे पास वैक्सीन है जिसे PCV कहा जाता है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो रिकमेंड किया जाता है इसे प्रिवेंट करने के लिए। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड PCV यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल जिसका नाम है उसे तैयार कर चुके हैं। अनाउंस किया उन्होंने इसके लॉन्च को, तो ये तो बढ़िया बात है। जो वायरस से फैलता है निमोनिया, उसके लिए हम वैक्सीन अभी डेवलप कर रहे हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। अब निमोनिया को रोकने के लिए ऑप्ट किए गए इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सरकार का प्लान है कि हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करेंगे जो निमोनिया की वजह से होती है। 15% बच्चों की मौत 5 साल से कम उम्र के निमोनिया की वजह से हो जाती है, हमें इसे रोकना है। टारगेट ये है कि 1000 जो लाइव बर्थ हैं 2025 तक, उनमें जो मौतें निमोनिया की वजह से हो रही हैं वो 3 से कम हो जाएं। दूसरा इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च किया गया था, नाम था IAPPD, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। कोलैबोरेटिव एफर्ट है ताकि डायरिया निमोनिया दोनों को एक साथ हम अंडर 5 की जो डेथ्स हैं
उनमें रोक सकें। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। आईएमएफ इसे रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2021 में 6% के आसपास रहेगी। चलो बढ़िया बात है। आईएमएफ का ये एक रिपोर्ट है जिसमें वो एनालाइज करते हैं जो भी आईएमएफ की पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर उनकी मेंबर कंट्रीज में, उसे ये इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन करते हैं। ये डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को साल में 2 बार प्रिपेयर करता है और जो मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की, उनमें ये डिस्कशन का की पॉइंट होता है। की फाइंडिंग्स, इंडिया 2021 में 9.5% की ग्रोथ अवेल करेगा, एक्सपेक्टेड है, और 8.5% 2022 में। पहले इन्होंने अप्रैल में बोला था कि ये ग्रोथ 6.9% की होगी, इन्होंने उसे थोड़ा बढ़ा के 9.5% अभी किया है। हालांकि पहले इन्होंने ये 11% के अप्रॉक्स बताया था, वो अभी घटा के उन्होंने 9.5% किया है, बिकॉज सेकेंड वेव ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हिट किया। पिछले साल हमने देखा था 2020 में इंडिया की इकॉनमी 8% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। ठीक है, आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 1945 में बनाया गया था, 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 27 दिसंबर 1945 को इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया था। ये कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल बना रहे, सभी एंटिटीज अच्छे से वर्क करें और सभी देशों के सिटीजन्स आपस में ट्रांजैक्ट कर सकें। ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जारी करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में है। नासा इसे लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, लेकिन हो सकता है इसका नाम बदल दिया जाए। देखते हैं बदलते हैं कि नहीं, इसी वजह से न्यूज़ में आया। जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी लंबे समय से प्लान चल रहा है, इसे लॉन्च करेंगे, कुछ न कुछ दिक्कत आई जाती है। हम पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ही इसे लॉन्च करना चाहते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि स्पेस की हिस्ट्री में जो कोलैबोरेटिव एफर्ट किए जा रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तीनों मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर होगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और जेम्स वेब टेलीस्कोप उसका एडवांस वर्जन है, उससे कहीं आगे और बढ़िया काम ये कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हबल टेलीस्कोप था वो ज़्यादा एक्सपर्टीज रखता था जो विजिबल लाइट है उसे डिटेक्ट करने में। हालांकि ये जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड है उसे भी कुछ हद तक डिटेक्ट कर पाते थे, लेकिन इनकी इफिशियंसी उसमें नहीं थी। जबकि अगर आप बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप की तो ये एक्सपर्ट होगा इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने में। लाइट के स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के राइट साइड में आपको इंफ्रारेड लाइट मिलती है। इस स्पेक्ट्रम को अगर ये अच्छी तरीके से इफिशिएंटली स्टडी कर पा रहा है तो हम दूर दराज के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे और यूनिवर्स की कॉस्मिक हिस्ट्री को समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा कि हम यूनिवर्स में और ज्यादा दूर तक देख सकें, जहां तक हमने हबल टेलीस्कोप से देखा उसके और आगे। हम दुनिया में जब बिग बैंग के बाद पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बने उनको खोज पाएं, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज के बर्थ और उनके इवोल्यूशन को अच्छे से समझ पाएं, दूर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें, सोलर सिस्टम को स्टडी कर सकें और डिटरमाइन कर सकें कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ की संभावना बनती है। ये सारी जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉस्फोरस रॉक्स के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि हम इंडिजीनियस डिपॉजिट्स ढूंढ रहे हैं फॉस्फेटिक रॉक्स के और वहां से हम फास्फोरस निकालेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम होगा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, बिकॉज फर्टिलाइजर्स को बनाने में फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस रॉक्स या फॉस्फेट रॉक्स एक्चुअली में अनप्रोसेस्ड ओर होते हैं जिनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है। जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं ये सेडिमेंट्री भी हो सकती हैं और इग्नियस भी हो सकती हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं ना, सेडिमेंट्री जो वेरियस डिपोजिशंस के बाद बनता है, इग्नियस जो लावा या मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के बाद रॉक्स बनती हैं। वैसे देखिए सबसे आसान तरीका इन रॉक्स को पाने का होता है कि इन्हें माइन कर लिया जाए, जहां ये मिलते हों, जहां इनके डिपॉजिट्स हों। इनका इस्तेमाल जो भी वर्ल्ड वाइड फॉस्फेट हम कलेक्ट करते हैं उसका इस्तेमाल 85% फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। एनपीके जो हम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसमें पी फॉस्फोरस है, मतलब फर्टिलाइजर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। मिलता कहाँ है? देखिए फॉस्फेट रिच मटेरियल जो है वो हमें मरीन इन्वायरमेंट में मिल जाता है, वहां से हमें निकाल के उसमें से फास्फोरस निकाल लेना होता है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की आप बात करें तो ये हमें दुनिया में चाइना, मिडिल ईस्ट, नदर्न अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स में लार्जली मिलते हैं और इग्निस रॉक्स के फॉर्म में जो फॉस्फोरस है वो हमें ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मिलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में है। 12th एडिशन इंडो रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा की ये वोल्गोग्राड में होगी, रशिया में, 1 से 13 अगस्त के बीच में।
सबसे पहले तो आप वोल्गोग्राड की लोकेशन देखिए, ये है रशिया, यहां पर है मॉस्को जो इनकी कैपिटल है, और इसके साउथ में यहां पर वोल्गोग्राड आपको मिलेगा। यहां पर एक्सरसाइज होनी है, काउंटर टेरर ऑपरेशन होगा एक तरीके से। जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि देशों की जो आर्मीज हैं, नेवीज हैं, वो इकट्ठा मिलकर जो टेररिज्म है उसे रोक सकें। तो इंडिया और रशिया इस तरीके की एक्सरसाइज करके खुद को और आपस में कंफर्टेबल बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं। इंदिरा सीरीज की एक्सरसाइज वैसे 2003 में ही शुरू हो गई थी। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में स्टार्ट हुई थी, जो अल्टरनेटिवली दोनों देशों में होती थी। पहली ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई थी 2017 में। ट्राई सर्विस का मतलब है कि तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे थे 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे लेटेस्ट हुआ है 2019 में, जो 3 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली हुआ था, झांसी के नजदीक में बबीना में, पुणे और गोवा में। तो ये तो एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में है। यहां पे कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक्सरसाइज इंदिरा इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिससे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई निमोकोकस या फिर निमोकोकस। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEF रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। फॉस्फोरस रॉक्स, 85% से ज्यादा फॉस्फेट रॉक्स माइन की जाती हैं फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये इनका जवाब है। ये पहला वाला गलत है, बिकॉज इसमें फ्रांस नहीं रशिया है। दूसरा सही है। तीसरा WEF नहीं है, IMF है। चौथे में यहां इसरो नहीं है, ठीक है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। और ये जो 5वां वाला है ये भी सही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।